नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। नाइकी दिन के हजारों करोड़ कमाती है। रोनाल्डो और बहुत सारे जाने माने स्पोर्ट्स प्लेयर नाइकी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। पर ये सब हुआ कैसे? ये है फिल नाइट और नाइकी की सक्सेस स्टोरी। नाइकी की जिसने शुरुआत की वो खुद एक फेल्ड एथलीट भी। फिल नाइट का बर्थ 1938 पोलैंड शहर में हुआ था। बचपन से ही फिल का सपना था कि वो एक ग्रेट एथलीट बनी। स्कूल और कॉलेज में फिल ने कई सारी रेस जीती और स्टेट के वन ऑफ द बेस्ट एथलीट भी रह चुके थे। पर फिल का सपना था कि वो नेशनल लेवल पे खेले, पर 24 की उम्र आते आते उन्हें पता चला कि वो अब ग्रेट एथलीट नहीं बन सकते। पर फिल ने हार नहीं मानी। जैसे सभी एथलीट को अपने शूज से प्यार होता है, वैसे ही फिल को भी अपने रनिंग शूज से प्यार था और फिल ने ठान लिया कि वो एक शूज का बिजनेस करेंगे। फिल को बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज थी क्योंकि वो MBA स्टूडेंट भी। रिसर्च के दौरान फिल ने देखा कि जापानीज कैमरा कंपनी जैसे नाइकॉन, कैनन, कोडैक इन्होंने अपने कम प्राइस और अच्छे प्रोडक्ट्स के कारण अमेरिकन कैमरा मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। फिल ने सोचा कि वो ऐसा ही कुछ कर सकते ही है जापानीज शूज के साथ। तभी के टाइम में एडिडास और प्यूमा अमेरिकन मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे। पर फिल की सोच कुछ अलग थी। फिल ने सोचा कि वो जापान से टाइगर ब्रांड के शूज इंपोर्ट करके अमेरिका में बेचेंगे। टाइगर ब्रांड को जापानीज कंपनी ओनित्सुका मैन्युफैक्चर करती थी। फिल ने ओनित्सुका कंपनी से मीटिंग अपॉइंटमेंट ले ली और चल पड़े अमेरिका से जापान अपनी सारी सेविंग्स कलेक्ट करके टाइगर ब्रांड से पार्टनरशिप करने। ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव ने फिल से अपनी कंपनी का नाम पूछ लिया, पर फिल ने अपनी कंपनी का नाम सोचा नहीं था। पर अचानक फिल को याद आया घर पे रखे हुई ब्लू रिबन, जो कि फिल ने अपने स्कूल और कॉलेज के रेस के दौरान जीते थे। और फिल के मुंह से ब्लू रिबन निकल गया। फिल ने कहा कि वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये नाम की कोई कंपनी नहीं थी। मीटिंग कुछ घंटों के लिए चली और आखिरकार ओनित्सुका एग्जीक्यूटिव अपने शूज को अमेरिका में सेल करने के लिए मान जाते हैं। फिल ने अपना एड्रेस दिया और कहा कि इस एड्रेस पे सैंपल्स भेज दो। उसी वक्त फिल ने सैंपल्स की पेमेंट भी कर दी। फिल बहुत खुश थे। अमेरिका आके फिल बस अपने सैंपल के आने का वेट कर रही थे। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, पर अभी तक शूज डिलीवर नहीं हुई। सैंपल का वेट करते करते 1 साल हो जाता है, पर सैंपल नहीं आते हैं। फिल ने उम्मीद खो दी थी कि कभी फिल को नोटिस आती है कि जापान से शूज डिलीवर हुए हैं। टोटल 12 सैंपल पेयर्स फिल के घर आते हैं। फिल उन्हें अनबॉक्स करते हैं और सीधा अपने कॉलेज कोच बिल बावरमैन को दिखाते हैं। बावरमैन शूज को एक्सेप्ट करते हैं और फिल को सीधा 50% बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कह देते हैं। बावरमैन किसी शूज एक्सपर्ट से कम नहीं थे। उन्हें शूज की अच्छी खासी नॉलेज थी। बावरमैन अपने स्टूडेंट्स एथलीट की शूज लेते थे और उसमें माइनर चेंजेस करके उन्हें वापस करते थे, और वो चेंज के बाद एथलीट की परफॉर्मेंस वाकई में बेटर हो जाती थी। फिल और बावरमैन शूज को अप्रूव करते हैं। फिल ओनित्सुका कंपनी को लेटर लिखते हैं और टाइगर शूज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट मांगती है और साथ में $1000 में 300 शूज की ऑर्डर भी दे देते हैं। ब्लू रिबन को अपनी वेस्ट USA की डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स मिल जाती है। 300 शूज की ऑर्डर आ जाती है। फिल शूज को अपने पेरेंट्स के बेसमेंट में रख देते हैं। अब बेसमेंट ही फिल और बावरमैन की कंपनी थी। अब बारी थी टाइगर शूज को बेचने की। फिल ने टाइगर शूज को अलग अलग शॉप में सेल करने को ट्राई किया, पर सभी ने मना कर दिया। फिल के पास खुद की शॉप खोलने के पैसे नहीं थे, तो फिल ने अपने कार में ही शूज सेल करना चालू कर दिया। जहां कहीं भी एथलेटिक कंपटीशन होता था, फिल वहां अपनी कार लेकर शूज सेल करने लग जाते थे। फिल खुद एक एथलीट थे, तो वो दूसरे एथलीट को अच्छे से कन्विंस कर पाते थे टाइगर शूज खरीदने में। और इस तरह फिल के 300 शूज सेल हो जाते हैं और उन्हें प्रॉफिट होता है पूरे $1000 का। फिल ने अब इस बार ओनित्सुका कंपनी को सीधा 900 शूज के ऑर्डर दे देते हैं, पर 900 शूज का टोटल $3000 हो रहा था और फिल के पास सिर्फ 2000 थे। तो फिल ने पहली बार बैंक से लोन मांगा पूरे $1000 का। बैंक ने भी ब्लू रिबन के स्ट्रॉन्ग बिजनेस को देखते ही लोन अप्रूव कर दिया। फिल बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते थे, इसलिए स्टॉक खत्म होते ही फिल अगला स्टॉक डबल या ट्रिपल क्वांटिटी में मांगाते थे। ब्लू रिबन को अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना ही पड़ता था और साथ ही बैंक से लोन भी लेना पड़ता था। पर ये करते करते ब्लू रिबन पे $1000 का लोन पेंडिंग हो जाता है और बैंक भी लोन देने से मना कर देती है। बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिल फिर से अकाउंटेंट की जॉब करते हैं और दूसरी तरफ बावरमैन शूज को बेस्ट बनाने में लग जाते हैं।
बॉवरमैन देखते हैं कि जब निश लोगो की बॉडी वेट और अमेरिकन लोगो की बॉडी वेट दोनों ही काफी अलग होती है, तो बहुत ही रिसर्च के बाद बॉवरमैन अमेरिकन बॉडी टाइप को फिट हो ऐसे टाइप का शूज बनते हैं और उसका नाम कोर्टेज रखते हैं और कोर्टेज की मैन्युफैक्चरिंग ओनित्सुका कंपनी को देते हैं। कोर्टेज शूज अमेरिकन मार्केट में आते ही सुपर सक्सेसफुल होते हैं। बॉवरमैन की यूनिक डिजाइन के वजह से अगले 5 साल में टाइगर शूज वन ऑफ द बेस्ट शूज ब्रांड बन चुके थे। 1971 तक सेल 1.3 मिलियन टच कर चुकी थी और साल बिजनेस डबल हो रहा था। सब कुछ अच्छा है चल रहा था कि तभी जापान से एक लेटर आता है। ब्लू रिबन की सक्सेस को देख के ओनित्सुका के मन में लालच आ जाती है। टाइगर शूज से होने वाले प्रॉफिट ओनित्सुका खुद रखना चाहते थे और ओनित्सुका फिल से ब्लू रिबन की 51% स्टेक डिमांड करते हैं और अगर फिल ओनित्सुका को स्टेक नहीं देते हैं तो वो टाइगर शूज की डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स किसी और को दे देंगे। ये सुन के फिल काफी शॉक होते हैं और फिल अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले फिल ओनित्सुका से पार्टनरशिप तोड़ देते हैं और चल पड़ते हैं खुद की कंपनी बनाने। कंपनी स्टार्ट करने के लिए उन्हें लोगो चाहिए था। फिल चाहते थे कि उनका लोगो एथलीट के अंदर सेंस ऑफ विक्ट्री जगाई और वो लोगो ऐसा होना चाहिए कि वो शूज के साइड में फिट हो जाए। फिल ने लोगो डिजाइन करने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर स्टूडेंट को हायर किया। वो स्टूडेंट ने कई सारी डिजाइन दिखाए और फिल ने उसमें से चेक मार्क डिजाइन को सिलेक्ट किया और स्टूडेंट को $35 की फीस पे कर दी। लोगो के बाद अब सेकंड स्टेप था ब्रांड नेम। कंपनी को कई सारे नाम सजेस्ट किए जैसे फैल्कॉन, डायमेंशन 6 और कंपनी के फर्स्ट सेल्समैन जेफ जॉनसन ने बताया कि उनके सपने में एक बहुत अच्छा नाम आया है और वो नाम था नाइकी। ग्रीक में विक्ट्री की गॉडेस को नाइकी कहा जाता है। ये नाम कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। फिल ने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को शूज बनाने के लिए हायर कर लिया। नाइकी ने अपने डिजाइन्स भेजे और शूज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। 30 मई 1971 को नाइकी नाम के शूज पूरे दुनिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गई और उस समय नाइकी को कोई नहीं जानता था। एडिडास, प्यूमा और अब टाइगर जैसे बड़े कॉम्पिटिटर को नाइकी को ओवरटेक करना था। फिल ने नाइकी के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई जो कोई और कॉम्पिटिटर नहीं यूज कर रहा था। फिल ने देखा कि दूसरे रनर वो ही ब्रांड के शूज पहनते थे जिस ब्रांड के शूज वर्ल्ड क्लास एथलीट पहनते हैं। नाइकी ने उस समय के बेस्ट रनर स्टीव परफॉन्टेन को एनुअली $5,000 पे करते थे नाइकी को प्रमोट करने के लिए। देखते ही देखते 1980 तक नाइकी 2700 एम्प्लॉइज की टीम बन चुकी थी और $270 मिलियन की सेल टच कर चुकी थी। एडिडास को बीट करते हुए यूएसए की सबसे बड़ी एथलीट शूज कंपनी बन चुकी थी। पर कुछ ही सालों बाद नाइकी को लगता है बड़ा झटका जो कि देती है रीबॉक कंपनी। नाइकी का हमेशा से फोकस रहता था अपने शूज को एथलीट के लिए बेस्ट बनाना, पर नाइकी कभी शूज के स्टाइल पे इतना फोकस नहीं करती थी। 1980 में फैशन ट्रेंड में चेंज आया। अब कस्टमर को बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ ही बेस्ट लुक वाले शूज चाहिए थे, जो कि रीबॉक ने बहुत ही अच्छी तरह से कस्टमर्स को दिया। इसलिए अब कस्टमर्स का नाइकी से धीरे धीरे कनेक्शन टूटने लगा और नाइकी को पहला लॉस हुआ, इसलिए नाइकी को अपने कुछ एम्प्लॉय को निकालना पड़ा। अब रीबॉक यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। अब नाइकी को ग्रो करने के लिए कुछ अलग और मैजिकल करना था। कुछ मैजिकल करने के लिए नाइकी ने चुना दी अपकमिंग बास्केटबॉल स्टार द माइकल जॉर्डन। फिल को पता था कि माइकल जॉर्डन आने वाले सालों में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बनने वाले हैं, इसलिए नाइकी ने माइकल जॉर्डन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर कर लिया और साथ ही जॉर्डन के नाम पे एयर जॉर्डन नाम के स्नीकर्स लॉन्च किए। एयर जॉर्डन से पहले बास्केटबॉल शूज काफी नॉर्मल रहा करते थे, लेकिन एयर जॉर्डन के बोल्ड कलर और यूनिक डिजाइन के वजह से बास्केटबॉल शूज ट्रेंड को रातों रात बदल दिया। एयर जॉर्डन वन ऑफ द सक्सेसफुल शूज बने और दुनिया में स्नीकर ट्रेंड को लाया। माइकल जॉर्डन एयर जॉर्डन शूज पहन के बास्केटबॉल मैचेस खेला करते थे। उस समय स्टाइलिश शूज मैच के दौरान पहनना अलाउड नहीं था, तभी भी माइकल जॉर्डन वो शूज पहनते थे। हर मैच में फैंसी शूज पहनने के वजह से माइकल जॉर्डन को $5,000 की पेनल्टी लगती थी। हर मैच में नाइकी वो पेनल्टी देती थी, क्योंकि नाइकी को पता था कि माइकल जॉर्डन के वजह से नाइकी के सेल 10x होने वाली है। लॉन्च के पहले ही साल नाइकी ने $100 मिलियन के एयर जॉर्डन बेचे और फाइनली रीबॉक को ओवरटेक किया। इस सक्सेस के बाद नाइकी कभी नहीं रुकी। 1990 में नाइकी ने ग्लोबली एक्सपैंड किया और पूरी वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट सेल किया। शूज के अलावा नाइकी ने हर एक स्पोर्ट्स वेयर्स बनाए और बन गई वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड।
आज के दिन नाइकी की अराउंड 12 लाख करोड़ की वैल्यूएशन निकल के आती है। तो ये थी नाइकी की सक्सेस स्टोरी। और जाते जाते नाइकी की फेमस टैग लाइन मैथ भूलना, जस्ट डू इट।